हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एके क्लासेस में। देखिए मित्रों, इस क्लास से पहले हमने मानव नेत्र का अध्ययन किया था और मानव नेत्र में विभिन्न कंपोनेंट को देखा था। उसके साथ साथ नेत्र दोषों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज अपने एक नया टॉपिक प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। देखिए जो नया टॉपिक है उसका नाम क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। देखिए ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हम भोजन करते हैं, बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, भोज्य पदार्थों, पानी और ऑक्सीजन का हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना और वहां पर बने हुए विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी उत्पादों को अपने साथ लेकर और उत्सर्जित स्थल तक पहुंचाने का कार्य भी कौन करता है? ब्लड करता है। और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से एक ह्यूमन की संरचना अपने बनाते हैं। मान लीजिए हमारी बॉडी में यहां पर कोई सेल उपस्थित है, कोई कोशिका उपस्थित है। हार्ट हमारा यहां पर होता है। अब देखिए होता क्या है, जब भी हम भोजन करेंगे तो भोजन का पाचन और अवशोषण होता है हमारी आहार नाल के अंदर। उस पचित भोजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक भेजना होता है। भोजन जो है हमारे सिर की कोशिका है वहां पर भी जाएगा, हमारे पैर की कोशिका है वहां तक भी जाएगा, हमारे हाथ की अंगुलियों की कोशिका तक भी जाएगा। यानी हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक कोशिका को भोजन भेजा जाता है। उसके साथ साथ वहां पर बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों को, जैसे मान लीजिए मानव जो है वो यूरियोटेलिक है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। इस भाग से इस सेल के अंदर बनी हुई यूरिया को किडनी तक पहुंचाना और मूत्र मार्ग से उसको बाहर निकालना, किडनी तक पहुंचाने तक का कार्य भी कौन करता है? ब्लड करता है। प्रत्येक कोशिका तक भोजन लेकर जाने का भी कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। तो देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र में अपने किसका अध्ययन करते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक, शरीर की प्रत्येक कोशिका या फिर अपने कह सकते हैं शरीर के प्रत्येक भाग तक भोजन, जल, ऑक्सीजन को पहुंचाने तथा वहां पर बने उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जन करने वाले अंगों तक लाने का कार्य रक्त परिसंचरण तंत्र का होता है। रक्त परिसंचरण
तंत्र का होता है। यानी भोजन, पानी और ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका या प्रत्येक अंग तक पहुंचाना तथा वहां पर बने हुए उत्सर्जी पदार्थों को वहां से वापस उत्सर्जन करने वाले स्थल तक लेकर आने का कार्य किसका होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र का होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण तंत्र का सर्वप्रथम विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक का नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, इसलिए विलियम हार्वे को फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र का पिता कहा जाता है। विलियम हार्वे को किस नाम से जाना जाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक या फिर पिता कहा जाता है विलियम हार्वे को। यानी इन्होंने ही सबसे पहले डिटेल्ड स्टडी की थी रक्त परिसंचरण तंत्र के ऊपर। नेक्स्ट, रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण जो है, रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण किससे होता है? अभी हृदय यानी हार्ट प्लस रक्त वाहिनियां। तो स्पष्ट है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर अपने को हार्ट यानी हृदय के बारे में, रक्त वाहिनियों के बारे में और रक्त के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। मुख्य रूप से हृदय और रक्त वाहिनियों दोनों का भी अध्ययन अपने को किस में करना पड़ता है? रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर। ठीक है ना। उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रक्त के बारे में या फिर ब्लड के बारे में। रक्त या फिर ब्लड के बारे में आपने देखते हैं कि होता क्या है। सबसे पहली विशेषता देखिए, रक्त एक अर्ध ठोस तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त एक अर्ध ठोस तरल संयोजी उत्तक होता है। संयोजी उत्तक को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। देखिए संयोजी उत्तक क्या होता है? संयोजी उत्तक का मतलब होता है कनेक्ट करने वाला। एग्जाम्पल मैं देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा संयोजी उत्तक क्या होता है, कनेक्ट करने वाला क्या होता है। और तरल संयोजी उत्तक का मतलब देखिए, हमारे शरीर के अंदर ब्लड को टेस्ट करने के लिए चाहे ब्लड का सैंपल अपने पैर से लिया जाए, चाहे ब्लड का सैंपल अपनी गर्दन से लिया जाए, चाहे ब्लड का सैंपल अपने हाथ से लिया जाए, हमारे हाथ से लिए गए ब्लड के अंदर वो ही कंपोनेंट होते हैं जो ब्लड हमारे पैर से लिया गया है। इट मीन्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, उसकी जो नेचर होती है वो सेम होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। और हमारे पूरे शरीर को एक दूसरे
ऊतकों अंगों के साथ कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है, क्योंकि हमारा ब्लड जो है वो हार्ट के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर घूमता रहता है। इस कारण हमारे शरीर के प्रत्येक भाग को ज्वाइंट करने या जोड़ने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। इसलिए ये क्या है? एक संयोजी ऊतक। तरल है, लिक्विड है, लेकिन कैसा है? अर्धठोस। इसको समझने की आवश्यकता होती है। हमारा ब्लड जो है वो ना तो लिक्विड है ना ही सॉलिड है, बट सेमी सॉलिड है, अर्धठोस है। क्यों? क्योंकि रक्त के अंदर लिक्विड पार्ट भी पाया जाता है जिसका नाम होता है प्लाज्मा। हमारे ब्लड के अंदर सॉलिड पार्ट भी पाया जाता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है ना? इस तरीके से हमारा ब्लड जो है वो किस प्रकृति का है? अर्धठोस प्रकृति का है। लिक्विड पार्ट भी होता है, कणिकीय पार्ट या फिर सॉलिड पार्ट भी होता है, और संयोजी ऊतक है। तो पहली रक्त की विशेषता है रक्त एक अर्धठोस तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है ना? दूसरी विशेषता देखिए, रक्त के निर्माण को हीमोपोइसिस कहते हैं। दूसरी विशेषता है रक्त का निर्माण, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? रक्त का निर्माण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? हीमोपोइसिस। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का निर्माण जो है वो हीमोपोइसिस कहलाता है। और रक्त का अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्लड, हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। अगली विशेषता है एक स्वस्थ व्यक्ति के बॉडी के अंदर 5 लीटर रक्त होता है। स्वस्थ व्यक्ति में 5 लीटर रक्त होता है। देखिए यहां पर एक कंट्रोवर्सी है, आपको अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग मिल जाएगा। कईयों में 6 से 7 लिखा हुआ है, कईयों में 5 से 7 लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने मानना है आप लोगों ने मानना है केवल कितना होता है ब्लड? 5 लीटर होता है, क्योंकि क्लास 7th और क्लास 10th NCERT की बुक में ब्लड दिया गया है 5 लीटर। तो आपको ऑथेंटिक बुक के अकॉर्डिंग केवल 5 लीटर रक्त पाया जाता है, इतना ही ध्यान रखना है। लेकिन महिलाओं में आधा लीटर रक्त जो है वो कम होता है। किसके कंपैरिजन में? पुरुषों के कंपैरिजन में। महिलाओं में आधा लीटर रक्त कम होता है पुरुषों के अकॉर्डिंग। अगर सीधा स्वस्थ व्यक्ति के अंदर पूछा जाए तो 5 लीटर रक्त पाया जाता है। उसके बाद देखिए रक्त की प्रकृति जो है, 5वां पॉइंट है इसका, रक्त एक हल्का क्षारीय तरल है। रक्त हल्का क्षारीय तरल होता है जिसकी पीएच
7.4 होती है। रक्त एक हल्का क्षारीय तरल होता है जिसकी पीएच कितनी होती है अभी 7.4। इंपॉर्टेंट लगा के लिख लीजिए इसको, क्योंकि बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है डायरेक्ट ब्लड की पीएच कितनी होती है। उसके साथ साथ देखिए रक्त जो है वो एक तरह का बफर विलयन होता है। रक्त की प्रकृति जो है वो बफर विलयन वाली भी होती है। बफर विलयन का अर्थ होता है ऐसा विलयन जो पीएच में परिवर्तन का विरोध करे। जैसे आप अगर एसिडिक फूड ज्यादा खाते हो, आप अगर बेसिक फूड ज्यादा खाते हो, फिर भी आपके ब्लड की जो पीएच है वो इक्वल होती है, 7.4 बनी रहती है। तो बफर विलयन प्रकृति का होता है ब्लड जो बॉडी की पीएच या रक्त की पीएच को परिवर्तन का विरोध करता है। ऐसे विलयन को अपने क्या कहते हैं? बफर विलयन कहते हैं। अब देखिए रक्त का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा। रक्त का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा के अंदर, रेड बोन मेरो के अंदर रक्त का क्या होता है? निर्माण होता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट देखते हैं ब्लड बैंक में ब्लड को प्रिजर्व करके रखा जाता है। ब्लड बैंक में ब्लड को 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। ब्लड बैंक में ब्लड को 4 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जाता है। इसके साथ साथ इसको जमने से बचाने के लिए अगला पॉइंट देखिए, रक्त को जमने से बचाने के लिए EDTA, देखिए रक्त को जमने से बचाने के लिए EDTA और कैल्शियम डेक्सट्रेज, और भी कंपोनेंट होते हैं लेकिन आपको 2 तो इंपॉर्टेंट याद रखनी है, EDTA और कैल्शियम डेक्सट्रेज का उपयोग किया जाता है ताकि ब्लड को जमने से बचाया जा सके। इसके साथ साथ अपने देखते हैं एक आउटलाइन देखते हैं अपने कि ब्लड जो होता है, ब्लड या रक्त जो होता है उसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। इस तरीके से कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं, रक्त कोशिकाएं भी इनको बोल सकते हैं। प्लाज्मा जो है ये रक्त का लिक्विड पार्ट होता है, यानी रक्त का तरल भाग जो है वो किसे बोला जाता है? प्लाज्मा को बोला जाता है। और ये टोटल ब्लड का 55% होता है। ध्यान में रखनी है आपने इस बात को। कुल रक्त का 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा। कुल रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है, जबकि 45% भाग क्या होता है? रक्त की कणिकाएं होती है। रक्त की कणिकाएं बोले तो RBC, WBC, प्लेटलेट्स, जिनके बारे में अपने विस्तार से भी चर्चा करेंगे। तो लिक्विड पार्ट कितना है? 55%, और कणिकीय पार्ट कितना है? 45%। तो अपने कह सकते हैं, क्या कहा जा सकता है कि प्लाज्मा बराबर रक्त माइनस रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा बराबर
रक्त में से रक्त कणिकाओं को निकाल दिया जाए, रक्त में से रक्त कणिकाओं को अगर निकाल दिया जाए तो पीछे क्या बचता है? प्लाज्मा बचता है। रक्त में से रक्त कणिकाएं निकालें तो पीछे कौन सा भाग बचता है? प्लाज्मा बचता है। जबकि सीरम, एक भाग और होता है सीरम। सीरम में देखिए क्या होता है, रक्त में से, सीरम में रक्त में से अगर आरबीसी को निकाल दिया जाए, रक्त में से अगर आरबीसी को निकाल दिया जाए तो पीछे जो भाग बचता है उसको सीरम कहते हैं। रक्त में से आरबीसी निकल जाए तो पीछे बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? सीरम। देखिए कभी आप फिसलते हो, अगर आपकी चमड़ी छिलती है तो वहां पे ब्लड ना होकर के एक लिक्विड सा निकलता है, वो सीरम होता है। ठीक है ना। उसके साथ साथ देखिए हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी में रक्त को जमने से बचाने के लिए, जमने से बचाने के लिए रक्त वाहिकाओं में, रक्त वाहिकाओं में रक्त को जमने से बचाने के लिए प्रतिस्कंदन कारक, प्राकृतिक प्रतिस्कंदन कारक, यानी रक्त हमारी बॉडी के अंदर रक्त वाहिकाओं में ना जम जाए, इसको जमने से बचाने के लिए प्रतिस्कंदन कारक हिपेरिन पाया जाता है। प्रतिस्कंदन कारक कौन सा पाया जाता है भाई? हिपेरिन पाया जाता है। इस तरीके से हमने ब्लड के विभिन्न पक्षों के बारे में बात की। ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषता होती है। नेक्स्ट ब्लड के पार्ट प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं को अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।